जय हिंद। तो प्रतियोगिता दर्पण का ये जो जनवरी 2026 का है, इसमें प्रत्येक माह जो आता है सार संग्रह उसको कवर करेंगे। तो इसको भी कवर करते चलेंगे ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन हमको ना छूटे। और इसी तरह प्रत्येक महीना का जो प्रतियोगिता दर्पण का आता है और पीडी का आता है तो उसको भी कवर कर लेंगे, जिसमें सार संग्रह रहता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि इसका करेंट अफेयर भी कवर कराइए, उसका भी कवर करा देंगे। तो आज देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण का जनवरी 2026 का सार संग्रह। तो चलिए देखते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये देखिए सार संग्रह है। इसमें सबसे पहले रहता है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के बारे में। उसके बाद रहता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में, पर्यावरण एवं जैव विविधता के बारे में, भारत एवं विश्व का भूगोल, समान विज्ञान एवं तकनीकी, भारतीय अर्थव्यवस्था और संचार के बारे में, खेलकूद, कंप्यूटर ज्ञान और विविध कृषि। तो इसमें जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको कवर कराते चलेंगे। तो सार संग्रह में सबसे पहले देखते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के बारे में। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि उत्खनित प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो वह हुआ था मध्य पाषाण काल से। उत्खनित प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का आरंभ जो हुआ था कब हुआ था, तो मध्य पाषाण काल से। उसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाधान समाधान R37, याद रखेगा R37, और गोदी, जूता हुआ खेत व नर्तकी के मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो R70 समाधान जो है कि यह कब्रगाह है। इसके बाद रखेगा यह कब्रगाह है। कहाँ से मिला है, तो यह हड़प्पा से मिला है। उसके बाद गोदी गोदी कहाँ से मिला है, तो यह लोथल से मिला है। जबकि जूता हुआ खेत कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। जबकि नर्तकी की मूर्ति जो मिली है तो वह कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो R37 जो कब्रगाह है कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। गोदी कहाँ से मिला है, तो यह लोथल से मिला है। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में। जबकि जोता हुआ खेत कालीबंगा से मिला है। और नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वह मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद देखिए ऋग्वेद के तीसरे, 7वें और 9वें मंडल के रचयिता कौन है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल के, 7वें मंडल के और 9वें मंडल के रचयिता कौन है। तो तीसरे मंडल के हो जाएंगे विश्वामित्र। तीसरे मंडल के रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र। जबकि 7वें मंडल का रचयिता कौन है, तो वह है वशिष्ठ। जबकि 9वें मंडल के रचयिता कौन है, तो सोम देवता है। तीसरे मंडल के रचयिता कौन है, तो सोम देवता है। उसके बाद देखिए भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक कमल, सांड, घोड़ा, पीपल, बोधि वृक्ष और पद चिन्ह का संबंध किससे है। कमल और सांड का हो जाएगा जन्म से, याद रखिएगा। और घोड़ा का हो जाएगा गृह त्याग से। जबकि पीपल यानी कि बोधि वृक्ष का हो जाएगा, और पद चिन्ह बोधि वृक्ष का हो जाएगा ज्ञान से, और पद चिन्ह का हो जाएगा संबंध निर्माण से। तो कमल एवं सांड का हो जाएगा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। घोड़ा जो है यह गृह त्याग का प्रतीक है। जबकि बोधि वृक्ष या पीपल जो है यह ज्ञान का प्रतीक है। और पद चिन्ह जो है यह निर्माण का प्रतीक है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथों मिलिंदोपना, विशुद्धि मग और अभिनव या अभिधम कोश के रचयिता कौन है, तो मिलिंदोपना के हो जाएंगे नागसेन। मिलिंदोपना के नागसेन। जबकि विशुद्ध मग के बुद्ध घोष कौन हो जाएंगे, बुद्ध घोष, जिससे अश्वघोष भी कहा जाता है। और अभिधम घोष का वसु बंधु। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, परिशिष्ट, पर्वन और प्रवचन सार के रचयिता कौन है। तो वह जो है कल्पसूत्र के हो जाएगा भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। जबकि परिशिष्ट वर्तन के रचयिता कौन है, तो वह है हेमचंद। जबकि प्रवचन सार के रचयिता कौन है, तो वह है कुंद। उसके बाद देखिए वैष्णव धर्म से संबंधित प्रसिद्ध जगन्नाथन मंदिर, दशावतार मंदिर व विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। तो जगन्नाथन मंदिर जो है यह पुरी उड़ीसा में है। जगन्नाथन मंदिर कहाँ है, तो पुरी उड़ीसा में है। दशावतार मंदिर कहाँ है, तो वह देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। दशावतार मंदिर कहाँ है, तो वह देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। जबकि विष्णु मंदिर कहाँ है, तो वह है तिबांग मध्य प्रदेश में। विष्णु मंदिर जो है वह कहाँ है, वह तिबांग मध्य प्रदेश। तो एक ही साथ बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे, तो वह थे अवंती के। चंड प्रद्योत जो थे वह किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे, तो वह थे अवंती के। प्रमुख महाजनपद मत्स्य, कुर, सूरसेन और अस्मक की राजधानी कहाँ थी। तो 16 महाजनपद में जो दिया हुआ है मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर। मत्स्य का राजधानी विराटनगर। जबकि कुर का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ।
सूर्यसेन का मथुरा, जबकि अस्मक का हो जाएगा पोतन। याद रखिएगा, अस्मक का राजधानी पोतन, सूर्यसेन की मथुरा, जबकि कुरु का इंद्रप्रस्थ, और मत्स्य का राजधानी विराट नगर हो जाएगा। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? सेंड्रोकोटस किसे कहा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? तो वह कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के कहा गया है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। पहला है कि किस गवर्नर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह, उस समय मुगल काल का जो था, शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया था? तो वह दिया था लॉर्ड क्लाइव। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश हेक्टर मुनरो की सेना को हराया था? टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश हेक्टर मुनरो की सेना को हराया था, तो कहाँ हराया था? पोलीलूर में। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश हेक्टर मुनरो की जो सेना को हराया था, कहाँ हराया था? तो पोलीलूर में। उसके बाद है कि अस्थाई बंदोबस्त सहायक संधि प्रणाली और चतुराईपूर्ण निष्क्रियता से संबंधित ब्रिटिश गवर्नर था? तो कौन कौन था? तो अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। जबकि सहायक संधि प्रणाली कौन लाया था? तो लॉर्ड बेलेजली। जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता कौन लाया था? तो वह लाया था जॉन लॉरेंस। अस्थाई बंदोबस्त पूछेगा तो वह हो जाएगा कॉर्नवालिस, जबकि सहायक संधि कौन लाया था? बेलेजली, और चतुराईपूर्ण व्यवस्था कौन लाया था? तो जॉन लॉरेंस लाया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो वह लगाया था बाल गंगाधर तिलक को। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भगत सिंह ने किसके साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? तो बकुटेश्वर दत्त के साथ। भगत सिंह ने किसके साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? तो बकुटेश्वर दत्त के साथ। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो गोविंद बल्लभ पंत के समिति का एक गठन किया गया था काकोरी केस को बचाव के लिए। काकोरी केस कब हुआ था? तो यह 1925 को हुआ था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1862 के तहत कहाँ उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो वह किया गया था बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में। भारतीय उच्च न्यायालय की अधिनियम 1862 के तहत कहाँ उच्च न्यायालय की व्यवस्था किया गया था? तो वह किया गया था बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में। तो ये प्रतियोगिता दर्पण जो है ये जनवरी 2026 का है, ये देखिए। उसके बाद है कि ब्रिटिश काल के दौरान बनाए गए प्रमुख आयोगों जैसे पुलिस आयोग, अकाल आयोग, सिंचाई आयोग, रेलवे आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पुलिस आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो एंड्रूज फ्रेजर थे। जबकि अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अकाल आयोग के अध्यक्ष थे एनटी मैकडोनल्ड, अकाल आयोग के अध्यक्ष थे। जबकि सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे कोलिन स्टॉक। सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कोलिन स्टॉक। जबकि रेलवे आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मानक्रिफ और थॉमस रॉबर्टसन। रेलवे आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मानक्रिफ और थॉमस रॉबर्टसन। कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई की समाधि किस परिसर में स्थित है? तो कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई की समाधि किस परिसर में स्थित है? तो कस्तूरबा गांधी का हो जाएगा आगा खां पैलेस में, जबकि महादेव देसाई का समाधि जो है वह पूना, महाराष्ट्र में है। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वह थे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। उसके बाद देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, तो वह देता है एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति जो है अभिभाषण देता है, तो एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपशिष्ट शक्तियों के संबंध में प्रावधान करता है? तो वह करता है अनुच्छेद 248। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अपशिष्ट शक्तियों के संबंध में प्रावधान करता है? तो वह करता है अनुच्छेद 248। भारत के संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो वह है भारत की संसद। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो वह है भारत का संसद। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वह करता है राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वह करता है राष्ट्रपति। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के सक्षम रखा जाना आवश्यक है, तो 1 माह के भीतर। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के सक्षम रखा जाना आवश्यक है, तो 1 माह के भीतर। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो वह केवल संसद द्वारा। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो केवल संसद के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग और चुनाव आयोग में कौन सा एक
संवैधानिक न्योत्तर संस्था है? तो वह है नीति आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग में से कौन सा जो है संविधान न्योत्तर संस्था है? तो वह है नीति आयोग। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मार्च 2019 में गठित लोकपाल संस्था के अध्यक्ष थे? तो वह थे न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मार्च 2019 में गठित लोकपाल संस्था के अध्यक्ष थे? तो न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? तो 10 दिसंबर 1948 को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? तो 10 दिसंबर 1948 को। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वह किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वह किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। उसके बाद देखिए पर्यावरण एवं जैव विविधता। तो आप इसको देख लीजिएगा पूरा वीडियो, तो आपको सभी सब्जेक्ट कवर होते चलेगा पर डे, क्योंकि हम हर महीने का आपको करा देंगे। तो ये 2026 का है, फिर 25 का दिसंबर का लेके आएंगे, इसी तरह आगे लेते आएंगे। उसके बाद देखिए किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? तो वह बना रहता है टुंड्रा वन। कई प्रकार के वन मुख्यतः शैवाल तथा काई से बने होते हैं, तो वह रहता है टुंड्रा वन। भारत अवशिष्ट कौन सा उद्यान जो है बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो वह है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है जो यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसे जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1936 में किस नाम से हुई थी? तो यानी कि भारत का राष्ट्रीय उद्यान जो जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1936 में। यह किस नाम से शुरू हुआ था? तो यह हेली नेशनल पार्क के नाम से। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ अवस्थित है, तो वह कहाँ है? तो मणिपुर में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ स्थित है, तो वह कहाँ है? तो वह है मणिपुर में। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का ही विस्तार है? तो वह है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का ही विस्तार है? तो वह है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। क्रिकेट बैट के लिए प्रयोग की जाने वाली बिल्लो लकड़ी प्राप्त होती है? तो बिल्लो लकड़ी किससे प्राप्त किया जाता है? तो शंकु वृक्ष वनों से। क्रिकेट बैट के लिए प्रयोग किया जाने वाला बिल्लो लकड़ी जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो शंकु वृक्ष वनों से। यानी क्रिकेट बैट के लिए कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्लो लकड़ी का। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाए जाने वाला पौधा है? तो वह है आर्किड। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाए जाने वाला पौधा है? तो वह है आर्किड। कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में अवस्थित है? तो वह है चंबा में। कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में अवस्थित है? तो वह है चंबा, हिमाचल प्रदेश में। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वह हुआ था नीलगिरी। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था नीलगिरी में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वह है सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वह है सिक्किम में। अब देखिए भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसे किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग कितनी होती है? तो लगभग 111 किलोमीटर होता है। दो समांतर यानी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है? तो 111 किलोमीटर होता है। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय यानी कि GMT में अंतर कितना है? तो वह है 5.5 घंटे का। यानी भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्यम समय के बीच में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का। भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी दुरुस्त बिंदु है। तो उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा? तो उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबुथुई, जबकि पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गुहार मोती। याद रखिएगा, यह गुहार मोती कहाँ है? तो गुजरात में। जबकि की बिंदु कहाँ हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। जबकि दक्षिणी बिंदु जो हो जाएगा यह अंडमान निकोबार में। जबकि भारत के उत्तरी बिंदु यह लद्दाख यानी कि इंदिरा कौल। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों यानी कि क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलता है? तो वह है सिक्किम। भारत के किस प्रदेश की सीमा जो है 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलता है? तो वह है सिक्किम। भीमा, तीस्ता, इंद्रावती, चंबल किन नदियों की प्रमुख सहायक नदी है? तो भीमा जो है यह कृष्णा का सहायक नदी है, तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र नदी का, इंद्रावती जो है यह गोदावरी का, और चंबल जो है यह यमुना का सहायक नदी है। भीमा जो है कृष्णा नदी का, तीस्ता है ब्रह्मपुत्र नदी का, इंद्रावती जो है गोदावरी का, और चंबल नदी जो है यह यमुना का सहायक नदी है। भारत का प्रमुख जलप्रपात जोग किस नदी से संबंधित है? यह शरावती नदी से संबंधित है। कश्मीर घाटी में जफरान यानी कि केसर की खेती किस मिट्टी में की जाती है? तो वह किया जाता है करेबा मिट्टी।
कश्मीर घाटी में जफरान यानी केसर की खेती किस मिट्टी में की जाती है? तो केरवा मिट्टी यानी कि बुदूर मिट्टी भी इसे कहा जाता है। मेथौन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बराकर नदी पर बनाया गया है। तिलैया बांध, बेल पहाड़ी और मैथान जो है कहाँ है? यह है बराकर नदी पर। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल किसका विस्तार है? तो यह है प्लेस्टोसिन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है, थार मरुस्थल और राजस्थान मरुस्थल। उसके बाद देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में श्रम का उद्योग क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में संचलन समान कहलाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? डिंड्राइस्टराइजेशन। करा कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में श्रम का उद्योग क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में संचालन समानता कहलाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो डिंडाइस्टराइजेशन कहलाता है। उसके बाद है कि किस कंपनी के डिबेंचर धारक इसके तहत होते हैं? तो वह होता है लेनदार। किस कंपनी के डिबेंचर जो होता है वह धारक किसके होता है? तो वह होता है लेनदार का। मुद्रा परिवर्तनीय की अवधारणा अपने मूल रूप से किस समझौते के तहत आरंभ किया गया था? तो वह किया गया था ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत। यदि किसी अर्थव्यवस्था में बचत निवेश से अधिक हो जाती है तो राष्ट्रीय आय रहेगी, तो वह स्थिर रहता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में बचत जो है निवेश से अधिक हो जाती है तो राष्ट्रीय आय रहेगी, तो वह स्थिर रहता है। किस प्रकार की बेरोजगारी में लोग नियोजित प्रतीत होते हैं अतः उनके हटा दिए जाने पर भी उत्पादकता में कोई बदलाव नहीं हो जाएगा? तो वह है प्रच्छन्न बेरोजगारी। किस प्रकार की बेरोजगारी में लोग नियोजित प्रतीत होते हैं अतः उनको हटा दिए जाने पर भी उत्पादकता में कोई बदलाव नहीं होगा? तो वह है प्रच्छन्न बेरोजगारी। कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधियों किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कपास के रेशे का उपयोग करके कपड़े बनाना आर्थिक गतिविधियों किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वह किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। ब्रेंट सूचकांक यानी कि ब्रेंट इंडेक्स का संबंध किससे है? तो कच्चे तेल की कीमतों से। ब्रेंट सूचकांक का संबंध किससे है? तो कच्चे तेल की कीमतों से। उसके बाद है कि धन की आपूर्ति में वृद्धि से ब्याज दरों में क्या परिवर्तन होता है? तो वह होता है गिरावट आएगी। धन की आपूर्ति में वृद्धि से ब्याज दरों में क्या परिवर्तन होगा? तो वह गिरावट आएगी। ऐसे उद्योग जो उच्च विकास की क्षमता रखते हैं और अर्थव्यवस्था की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। ऐसे उद्योग जो राष्ट्रीय विकास की क्षमता रखते हैं और अर्थव्यवस्था की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे कहा जाता है सनराइज इंडस्ट्रीज। समान विज्ञान एवं तकनीकी जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा? तो जितना समुद्र तल पर होगा उससे कम होगा। पर्वतीय क्षेत्र में जो है जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जितना समुद्र तल पर होगा उससे कम होगा। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है एस्पेक्टो हीलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एस्पेक्टो हीलियोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है? तो वह करता है स्थलीय विकिरण। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है? तो वह करता है स्थलीय विकिरण। गैस यानी कि गैस फ्लेम यानी ज्वाला के सबसे गर्म भाग को कहते हैं? तो उसे नॉन ल्यूमिनस जोन कहा जाता है। गैस यानी कि गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहा जाता है? तो नॉन ल्यूमिनस जोन कहा जाता है। बर्फ पर स्टैकिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक होता है तो क्या हो जाता है? तो घट जाता है। बर्फ पर स्टैकिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ल्यूमेन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ज्योति फ्लक्स होता है। ल्यूमेन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वह होता है ज्योति फ्लक्स। सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो यह प्रकाश के परिकर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो प्रकाश के परिकर्णन के कारण। मृगमरीचिका बनने आने वाली परिघटना को कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। मृगमरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहा जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता होगी तो वह होगा P बराबर 1/f डायोप्टर। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? तो वह प्राथमिक रंग होता है। फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग का प्रयोग किया जाता है वह प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है। तो प्राथमिक रंग जो होता है 3 होता है। कौन कौन? लाल, नीला, हरा।
बाल विकास एवं शिक्षक कार्य के बारे में नहीं देखेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद देखेंगे संप्रेषण और संचार, जैसे ईमेल, फैक्स, टेलीफोन और पत्र में से लेखित यानी मौखिक संचार का उदाहरण कौन है? तो मौखिक संचार का उदाहरण है टेलीफोन। ईमेल, फैक्स और टेलीफोन और पत्र में मौखिक संचार का उदाहरण क्या है? तो वह है टेलीफोन। टेलीफोन पर जो है आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। किस प्रकार के संचार में समय की बचत होती है? तो मौखिक संचार में जो है समय का बचत होता है। संचार चक्र संकेतों को विचारों में पुनः अनुवादित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे डिकोडिंग यानी डिकोडिंग कहा जाता है। संचार चक्र संकेतों को विचार में पुनः अनुवृत्ति यानी अनुवादित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिकोडिंग कहा जाता है। विज्ञापन किस प्रकार का संचार का उदाहरण है? तो यह आंतरिक संचार का उदाहरण है। ग्रेप वाइन संचार किस प्रकार के संचार से जुड़ा हुआ है? तो वह है अनौपचारिक संचार से जुड़ा हुआ है। अर्थ, समय और दूरी शब्दों की व्याख्या में से संचार में भौतिक बाधाएं होती है, तो समय और दूरी का। कैसा संचार लंबे संदेशों के लिए अनुपयुक्त होता है? तो वह होता है मौखिक। परामर्श के माध्यम से समझौते पर पहुंचने की प्रक्रिया होती है, तो वह होता है सर्वसम्मति। परामर्श के माध्यम से समझौते पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सर्वसम्मति। संप्रेषण में डाटा यानी संप्रेषण में डेटा की व्याख्या के बाद सामान्यतः किस किया जाता है? तो सुझाव दिया जाता है। चेहरे के भाव और हाव भाव को कैसे संचार के रूप में जाना जाता है? तो मौखिक संचार के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर ज्ञान से। प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था वर्ष 1960 में। प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? तो वर्ष 1960 में। सिम कार्ड का विस्तारित रूप क्या होता है? तो सिम कार्ड का विस्तारित रूप जो होता है वह होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, इसका विस्तारित रूप होता है। पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था? तो पहला कंप्यूटर जो था वह था ISO था। कहाँ लगाया गया था? कोलकाता में। कब लगाया गया था? तो यह 1952 में। पहला कंप्यूटर भारत में कौन था? तो ISO था। कहाँ लगाया गया था? तो कोलकाता में। और कब लगाया गया था? तो 1952 में। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। IBM PC कब विकसित हुआ था? तो यह हुआ था 1981 में। IBM PC कब विकसित हुआ था? तो वह हुआ था 1981 में। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है, तो वह है लाइन प्रति मिनट। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है तो लाइन प्रति मिनट। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन था? तो वह था अल्टेयर 8800। तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन था? तो वह था अल्टेयर 8800। डिजिटल कंप्यूटर का सामान्य किस सिद्धांत पर कार्य आधारित है? तो वह रहता है गणना पर। डिजिटल कंप्यूटर का सामान्य किस सिद्धांत पर कार्य आधारित रहता है? तो वह रहता है गणना पर। सामान्यतः कंप्यूटर की मेमोरी में कौन सी चिप होता है? तो वह होता है रैम, रोम और पी रोम। सामान्यतः कंप्यूटर की मेमोरी में कौन कौन सा चिप होता है? तो रैम, रोम और पी रोम। बेसिक कंप्यूटर भाषा होता है तो यह चतुर्थी पीढ़ी में। बेसिक कंप्यूटर भाषा आई है तो वह आया चौथा पीढ़ी में। अभी जो चल रहा है कौन सा पीढ़ी चल रहा है? ये 5वां पीढ़ी चल रहा है, जिसे AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। सामान्य चावल। उसके बाद देखिए कृषि के बारे में। तो सामान्य चावल के लिए आदर्श जलवायु वार्षिक वर्ष और तापमान आदर्श के रूप में माना जाता है। तो यह वार्षिक वर्षा से 200 सेंटीमीटर और तापमान से 25 डिग्री सेल्सियस। सामान्यतः चावल के लिए आदर्श जलवायु वार्षिक वर्षा और तापमान आदर्श के रूप में माना जाता है। तो वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर और तापमान जो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। किस फसल को अनाज की रानी के नाम से जाना जाता है? तो मक्का को अनाज का रानी कहा जाता है। रेशम के कीड़े जिन्हें कोकून कहते हैं किस पेड़ की पत्ती से भोजन प्राप्त करता है? तो वह शहतूत की पत्ती से। रेशम के कीड़े जिन्हें कोकून कहते हैं यह किस पेड़ की पत्ती से भोजन प्राप्त करता है? तो यह शहतूत की पत्ती से। भारत में खरीफ और रबी फसल की बुआई समानतः की जाती है। तो यह जून सितंबर में इसकी बुआई की जाती है, अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। कह रहा है कि भारत में खरीफ फसल और रबी फसल की बुआई की जाती है। तो खरीफ का किया जाता है जून सितंबर में और रबी फसल का किया जाता है अक्टूबर नवंबर में। भारत में खरीफ फसल और रबी फसल की बुआई समानता की जाती है। तो खरीफ का किया जाता है जून सितंबर में, जबकि रबी फसल का बुआई किया जाता है अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद देखिए सब्जी और फूल वाली फसलों का अध्ययन कहलाता है, तो उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। सब्जी और फूल वाली फसलों का अध्ययन कहलाता है तो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। मूंगफली फसल में लगने वाला प्रमुख रोग है, वह है टिक्का रोग। टिक्का रोग किससे संबंधित है? यह मूंगफली से संबंधित है। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी है? तो वह है IR8। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म कौन है? तो वह है IR8। पंत जी 114 किस फसल की एक प्रमुख फसल है यानी किस्म है? तो वह है चना की।
पंत जी 114 किस फसल की एक प्रमुख किस्म है? तो वह है चना की। बौना पौधा उगाने की कला को कहते हैं? तो वह कहते हैं बोनसाई। बौना पौधा उगाने की कला को कहते हैं बोनसाई। धान में प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो वह जिंक की कमी के कारण होता है। धान में प्रसिद्ध जो खैरा रोग होता है यह किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है। उसके बाद देखिए खेलकूद। भारत के दक्षिण अफ्रीका को महिला वनडे विश्व कप फाइनल में हराकर अपना पहला खिताब जीता। इससे पहले भारत ने किन वर्षों में महिला ओडीआई विश्व कप का फाइनल जीता था? तो 2005 और 2017 में। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को महिला वनडे विश्व कप फाइनल में हराकर अपना पहला खिताब जीता। किसे हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। इससे पहले भारत ने किन वर्षों में महिला ओडीआई विश्व कप का फाइनल खेला था? तो वह खेला था 2005 में और 2017 में, उसमें जीत नहीं पाई थे। उसके बाद है कि दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा और श्री चरनी का संबंध किस खेल से है? तो वह है महिला क्रिकेट से। दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, श्री चरनी का संबंध किस खेल से है? तो वह है महिला क्रिकेट से। क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? तो क्रिकेट का मक्का द लॉर्ड्स को कहा जाता है। कहाँ है? तो लंदन में। क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? तो द लॉर्ड्स को। कहाँ है? तो लंदन में। वर्तमान में बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में बीसीसीआई का अध्यक्ष जो है मिथुन मनहास है। वर्तमान में बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मनहास है। किस संस्था को इंडियन फुटबॉल का मक्का कहा जाता है? तो वह कोलकाता को। किस स्थान को इंडियन फुटबॉल का मक्का के नाम से जाना जाता है? तो कोलकाता को। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वह होता है 15 गो। जबकि सिर्फ फुटबॉल बोलेगा तो वह हो जाएगा 11 गो। हॉकी में भी 11 गो, क्रिकेट में भी 11 गो। तो रग्बी फुटबॉल पूछेगा तो 15 खिलाड़ी हो जाएगा। किस टेनिस टूर्नामेंट को प्रायः रोला गैरो कहा जाता है? तो वह कहा जाता है फ्रेंच ओपन को। किस टेनिस टूर्नामेंट को प्रायः रोला गैरो कहा जाता है? तो फ्रेंच ओपन को। लॉन टेनिस में वह शॉट जो हिटर द्वारा सिर के ऊपर से सर्विस के रूप में मारा जाता है कहलाता है स्मैट। लॉन टेनिस में वह शॉट जो हिटर द्वारा सिर के ऊपर से सर्विस के रूप में मारा जाता है कहलाता है, तो उसे कहा जाता है स्मैट। जबकि टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वह है महेश भूपति। करा कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वह है महेश भूपति, जो कि फ्रेंच मिश्रित युगल यानी कि 1997 में जीते थे। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप जो है यह हॉकी से संबंधित है। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। उसके बाद देखिए सभी का विविध में है कि ताकसांग पर्यटन स्थल किस देश में अवस्थित है? तो वह है भूटान में। ताकसांग पर्यटन स्थल किस देश में अवस्थित है? तो वह है भूटान में। मतनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? तो यह है केरल में। मतनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? तो वह है केरल में। किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? तो वह है जापान की। किरीमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? तो वह है जापान का। द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो वह है रूपा पाई। द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो वह है रूपा पाई। प्रिजन डायरी के लेखक कौन है? तो वह है जेपी नारायण। प्रिजन डायरी के लेखक कौन है? तो जेपी नारायण। FICCI का विस्तार क्या होता है? तो वह होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। म्यांमार का मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो क्यात। म्यांमार की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो क्यात के नाम से। जबकि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह है रोम में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह है रोम में। संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? तो वह है दक्षिण कोरिया में। संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? तो वह है दक्षिण कोरिया में। भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय यानी स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है? तो वह है देवलाली नासिक में। भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय जिसे स्कूल ऑफ द आर्टिलरी कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो वह है देवलाली नासिक में। तो आज 130 क्वेश्चन, इसमें 130 से लेकर 135 क्वेश्चन देता है सार संग्रह, जो कि प्रतियोगिता दर्पण का रहता है, हर महीना आता है। तो हम आपको कवर करा देंगे। यह प्रतियोगिता दर्पण जो था यह जनवरी 2026 का था। इसके बाद लेकर आएंगे दिसंबर 2025 का, इसी तरह से आपको कवर करा देंगे। उसके बाद फरवरी का आएगा, फरवरी को कवर करा देंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसका PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। तो इसको डेली कवर जरूर करिएगा, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, आपको आधा घंटा का टाइम देना है। इसमें सारा विषय आपको कवर होते चलेगा। तो वीडियो को जरूर देखिएगा और जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।